नमस्कार दोस्तों, मैं पीके शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी एसबीएन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी की कक्षा 9th के जो इंग्लिश बुक है बिहाइव, उसके फर्स्ट पोएम को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आप कक्षा 9 की जो पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन, उस पोएम की कंप्लीट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सहित व्याख्या आप पढ़ने वाले हो। इसके साथ ही इस पोएम के समस्त क्वेश्चन आंसर्स को भी इस वीडियो में आप देखने वाले हो। सबसे पहले, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको 9वीं क्लास की आगामी समस्त वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मेरा ये चैनल राजस्थान बोर्ड के समस्त अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। कक्षा 6 से कक्षा 12 की जितने भी विद्यार्थी अंग्रेजी की समस्त किताब एवं समस्त ग्रामर के कंसेप्ट नोट्स अगर सीखना समझना चाहे तो उन सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इसलिए आप सभी इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक वीडियोज़ को इस लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारी क्लासेस से लाभान्वित हो सकें। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको द रोड नॉट टेकन पोएम जो है उसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सहित व्याख्या आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, द रोड्स सबसे पहले आपको स्टैंजा फर्स्ट दिया गया है और यहाँ पर स्टैंजा फर्स्ट की जो एक्सप्लेनेशन है, देखो आपके लिए कक्षा 10 में एक्सप्लेनेशन आती है तो ये पहली स्टेज है कक्षा 9 जहाँ पर आपको व्याख्या करना सीखना होगा, क्योंकि कक्षा 8 में व्याख्या करना नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं पोएम की व्याख्या करने का सबसे पहला जो अनुभव आपका कक्षा 9 में यही रहेगा और इसलिए सबसे पहले आपको व्याख्या कैसे की जाती है, कैसे लिखी जाती है, क्या क्या पॉइंट्स लिखे जाते हैं व्याख्या के दौरान, ये सारे आपको आने चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन चूँकि ये इंट्रो वीडियो एक तरह से है तो यहाँ पे एक आपका बेसिक जो नॉलेज है व्याख्या के संदर्भ में, व्याख्या कैसे की जाती है उसके संदर्भ में आपका जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए एक एक बात को, एक एक चीज़ को मेरे को ध्यान से सुनते समझते जाइए और आगामी वीडियोज़ में मैं आपको और अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर करते हुए आपको पूर्णतः परिपूर्ण बनाने का प्रयास करूँगा। तो जैसे देखिए, ये एक स्टैंजा है, इसमें आप लगभग ये जो 4 से 5 लाइन देख पा रहे हो, 5 लाइन का एक स्टैंजा है। किसी भी स्टैंजा की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले तो आपको रेफरेंस लिखना होता है। याद रखिए, रेफरेंस की और कॉन्टेक्स्ट की जो स्पेलिंग होती है वो क्वेश्चन पेपर में आती है, वहाँ से आप इसको आराम से देख के लिख सकते हो। आपका प्रश्न जो है, आपका जो प्रश्न पत्र जो होता है उसमें इसकी मीनिंग लिखी होती है, वहाँ से आप इसको आराम से नोट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले व्याख्या वाले प्रश्न में सबसे पहले रेफरेंस लिखना होता है। जैसे हम हिंदी में संदर्भ लिखते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में रेफरेंस होता है। तो सबसे पहले संदर्भ क्या है, यानी कि आपको रेफरेंस के बारे में क्या क्या लिखना है, रेफरेंस के लाइन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो सीखिए। तो देखो, सबसे पहले रेफरेंस जब भी आप लिखो तो ये लाइन में जो लिखवा रहा हूँ इसमें नोट्स में, बिल्कुल ये कि ये लाइन आपको समस्त पोएम्स की सभी जो रेफरेंस वाली लाइन्स है उसमें कॉमन यूज़ करनी है। बस आपको हर एक पोएम के जो रेफरेंस की जो पोएम का नाम आता है वो और पोइट का नाम जो है वो, ये जो 2 जगह यहाँ पे बदलाव करना होता है। बाकी के जो सेंटेंस के जो सारे शब्द हैं वो सेम टू सेम आपको इस्तेमाल करने हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं रेफरेंस। दीज लाइन्स, ये पंक्तियाँ हैव बीन टेकन, ली गई है। इसका अर्थ क्या है, हैव बीन टेकन मतलब ली गई है। ये पंक्तियाँ ली गई है फ्रॉम द पोएम, कविता से। कौन सी कविता से ली गई, द रोड नॉट टेकन। याद रखना, आपको पोएम का लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैसा आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए, समझ रहे हो, और इसको कॉमा में बंद करना इस तरह से। कंपोज मन रचित, बाई मन के द्वारा, किसके द्वारा रचित, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। जो नाम है पोइट का, इसके पहले पहले अक्षर आपको कैपिटल लिखने हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा जो रेफरेंस की लाइन बनी वो क्या बनी, ये पंक्तियाँ, ये लाइन हमारी बनी, ये पंक्तियाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित रोड नॉट टेकन कविता से ली गई है। अंग्रेजी में कभी भी ट्रांसलेशन आपको करना हो तो आपको कर्ता के बाद बिल्कुल पीछे पीछे आ जाना चाहिए, वहाँ से एक एक शब्द को आप हिंदी अनुवाद करते आइए, आपका सेंटेंस सही जमता चला आएगा। इसलिए इसका हमने किस तरह से अनुवाद किया, ये पंक्तियाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित रोड नॉट टेकन कविता से ली गई है।
आपको ऐसे रेफरेंस की यही कॉमन लाइन याद रखनी है, किसी भी स्टेंजा की किसी भी पोइम को आपको व्याख्या करनी हो, बस आपको पोइम और पोइट का नाम बदलना है और बाकी की लाइनें वही लिखनी है। समझ गए क्या? कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? प्रसंग। तो वो जो स्टेंजा है वो किस बारे में लिखा गया है? पूरी पोइम तो है जो, तो वो तो आपको पता ही है किस बारे में है, लेकिन पर्टिकुलर उस स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है, उस बात का उल्लेख कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। तो इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट इज कन्फ्यूज्ड। तो कवि इन पंक्तियों में क्या है? कन्फ्यूज है। तो मैंने आपको पोइम का जो वीडियो बनाया हुआ है वहाँ पर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में ये सिखाया है कि कौन से स्टेंजा में क्या पोएट क्या कहना चाह रहा है। तो आपको पूरी पोइम पढ़ने के बाद में इतना नॉलेज हो जाता है कि कौन से स्टेंजा में क्या कहा गया है, तो वही चीज़ें अपने को यहाँ पर लिखनी होती है। तो इन पंक्तियों में कभी कन्फ्यूज्ड है, कभी भ्रमित है। इन टेकिंग द रोड, रोड को अपनाने में, सड़क को अपनाने में, टेक का मतलब यहाँ पर अपनाना है ना, तो कौन सी सड़क काम में लेनी है, अपनाने का मतलब काम में लेनी है। तो इन पंक्तियों में कभी सड़क को काम में लेने में कन्फ्यूज है, सड़क को अपनाने में कन्फ्यूज है, भ्रमित है कि कौन सी सड़क काम में उसको लेनी चाहिए, कौन सी सड़क का इस्तेमाल उसको करना चाहिए। बीइंग वन पर्सन, एक व्यक्ति, वन पर्सन का मतलब बीइंग वन होना, एक व्यक्ति होने के कारण ही कुड नॉट टेक, वो काम में नहीं ले सका बोथ द रोड्स, और एक अकेला व्यक्ति होने के कारण वो दोनों सड़कों को काम में नहीं ले सका। ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया है। अब आ जाती है व्याख्या पर, रेफरेंस एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, देखिए आपका जो प्रश्न आएगा पेपर में उसमें आएगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा, ऐसे आएगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो इसमें जो एक्सप्लेन की मीनिंग है ना, ये है, ये तो वर्ब है, EXPLAIN। लेकिन जब आप इसको नाउन के रूप में बनाओगे, व्याख्या इसकी मीनिंग बनाओगे, तो आपको क्या करना है, EXPLNATION, यानी आप एक्सप्ले में नेशन और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एक्सप्ले नेशन, एक्सप्ले प्लस नेशन, है ना, तो क्या बन जाएगा, एक्सप्ले नेशन। तो ऐसे आपको उसकी व्याख्या की स्पेलिंग सही करनी है। ठीक है, व्याख्या में देखिए, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ही फाइंड्स टू रोड्स। अब आप देखिए इस पोएम में थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज अगर हो तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि देखो आप इस पोएम में आई शब्द का इस्तेमाल किया पोएट ने, है ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर खुद के लिए कह रहा है आई। लेकिन जब आप व्याख्या करते हो तो आपको आई को किस में बदलना पड़ेगा, ही में, क्योंकि व्याख्या हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है ना, और व्याख्या थर्ड पर्सन में लिखी जाती है, तो आई को किस में बदलना पड़ेगा, आपको ही में, क्योंकि वहाँ तो पोइट जो है पर्टिकुलर खुद के लिए कह रहा है कि मैं सड़क यहाँ पे खड़ा हुआ था, एक येलो बोर्ड में खड़ा हुआ था, जो भी बात वो कहना चाह रहा है। लेकिन अपन व्याख्या करते समय कहेंगे कि वो इस प्रकार से खड़ा हुआ था और उसको इस तरह से, जो भी बात उसके बारे में कहेंगे तो वो एक थर्ड पर्सन में लिखी जाने वाली बात है। इसलिए इन लाइनों को काम में ले सके में ही कुड नॉट कर, आप जैसे आई कुड नॉट है ना, ये इसको आपको क्या करना है, ही कुड नॉट, अगर आप लाइनों को भी इस्तेमाल करते हो तो। समझ पा रहे हो? तो व्याख्या देखिए इसके बाद आगे, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ही फाइंड्स, वह पाता है, टू रोड्स, दो सड़कों को, डाइवर्ज माने विभाजित, बिफोर हिम, अपने सामने, और वह अपने सामने दो सड़कों को विभाजित पाता है किसमें, इन एन ऑटम वुड, एक पतझड़ के जंगल में। ठीक है ना, तो ऑटम का मतलब है पतझड़, तो एक पतझड़ के जंगल में कवि कहता है कि वह एक पतझड़ के जंगल में अपने सामने दो सड़कों को विभाजित पाता है। बीइंग वन ट्रेवलर, एक अकेला ट्रेवलर होने के कारण, एक अकेला यात्री होने के कारण, ही कैन नॉट ट्रेवल बोथ, वह कैन नॉट ट्रेवल बोथ, दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। ही स्टैंड्स, वो खड़ा रह जाता है, एंड लुक्स डाउन, और देखता रहता है, वन ऑफ देम, उनमें से एक की ओर, एज फार एज, उतनी दूर तक जितना ही कैन वो देख सकता है, उतना जितना, एज का मतलब है ना। तो एक अकेला यात्री होने के कारण वह दोनों सड़कों पर चल नहीं सकता, इसलिए वो खड़ा हो जाता है और दोनों में से एक की ओर बहुत दूर तक, जितना दूर वो देख सकता है, देखता है। द रोड्स फाइनली गेट्स लॉस्ट, और जो सड़कें हैं जो आखिरकार क्या हो जाती है, गेट्स लॉस्ट, खो जाती है, इन ए डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पेड़ों की डेंस ग्रोथ में, यानी कि घने जुर्मुट में, यानी कि पेड़ों का एक बहुत घना जो इकट्ठे पेड़ जो होते हैं, कुंज जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जब तक वो सड़क ख़त्म नहीं जाती है, खो नहीं जाती है, तब तक वो सड़क को देखता रहता है। अब क्रिटिकल कमेंट लास्ट का जो पॉइंट है, ये क्रिटिकल कमेंट, इस पॉइंट में क्या लिखा जाता है, इस पॉइंट में लिखा जाता है कवि ने दिए गए स्टेंजा में किस प्रकार की काव्यात्मक शैली का इस्तेमाल किया, या कुछ स्पेशल उसने क्या प्रयास किया है, या उन लाइनों से कुछ कोई स्पेशल मैसेज कवि ने क्या दिया है, ऐसी कुछ बातें जो होती है वो क्रिटिकल कमेंट में लिखी जाती है। तो प्रस्तुत स्टेंजा में कवि ने क्या कहा है, क्या कहना चाहता है, उसका जो
वक्तव्य है उसका जो सेंटेंस है हम क्रिटिकल कमेंट में लिख सकते हैं। क्रिटिकल कमेंट का हिंदी अनुवाद होता है समालोचनात्मक टिप्पणी, ठीक है ना। तो देखिए दीज लाइन्स डिस्क्राइब, ये पंक्तियाँ वर्णन करती है स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन ऑफ ए मैन, एक आदमी के मेंटल कन्फ्यूजन की अवस्था को, एक आदमी के मानसिक रूप से भ्रमित होने की अवस्था को, है ना। याद रखना इंग्लिश में कभी भी कोई फ्रेज ऑफ से जुड़ रही है तो वो जितनी बार ऑफ से जुड़ रही है जुड़ते जाओ फिर उसको पीछे से स्टार्ट करो अर्थ करना, है ना। तो इसमें मैंने देखो आप, इसमें हमने ऑफ 2 बार जुड़ रहा है लेकिन आखिरी शब्द यहाँ से स्टार्ट किया, इसका अर्थ एक आदमी की मेंटल कन्फ्यूजन, मानसिक अवस्था की स्थिति को वर्णन करती है पंक्तियाँ। वाइल जब मेकिंग चॉइस, वाइल मेकिंग चॉइस का मतलब होता है चुनाव करते समय, मेकिंग मन करते हुए, चॉइस मन चुनाव। और वाइल का प्रयोग कब किया जाता है, वाइल प्लस वर्ब के एंज फॉर्म का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई क्रिया करते हुए का सेंस देती है, खाना खाते समय चुप रहना चाहिए, हैं, तो उसमें अपन बोलेंगे वी शुड नॉट टॉक, हमको बात नहीं करनी चाहिए वाइल ईटिंग, खाते समय। तो ऐसे इसमें चुनाव करते समय एक व्यक्ति के मानसिक जो भ्रमण है, तो मानसिक भ्रम की अवस्था को दर्शाती है ये पंक्तियाँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पहले स्टैंजा की समस्त व्याख्याओं के पॉइंट्स सब समझ में आ गए होंगे। दूसरे स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। अब सेकंड स्टैंजा में देखिए वही रेफरेंस है, तो एक ही पोएम का जितनी भी स्टैंजा आ जाए उन सबका रेफरेंस एक ही बार याद कर लीजिए और उसको आप बार बार अलग अलग स्टैंजाओं में इस्तेमाल कर सकते हो। तो रेफरेंस आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेफरेंस 1 नंबर का होता है, कॉन्टेक्स्ट 1 नंबर का होता है, व्याख्या 2 नंबर की होती है। ओवरऑल बोर्ड का पेपर जब लगता है तो उसमें 4 नंबर की व्याख्या इस प्रकार से आती है, ठीक है ना। तो देखिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको अपन कर देंगे कि ये पंक्तियाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित रोड नॉट टेकन कविता से ली गई है। अब इसमें देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में क्या है इसमें। तो आपको क्या है कि ये जो स्टेंजा है जिसकी व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, इसके लिए आपको एक बार स्टेंजा पढ़ लेना है किताब में से और उसके बाद आपको ये व्याख्याओं की लाइन्स को एक्सप्लेनेशन सुनना है ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन से स्टेंजा में क्या कहा गया है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट चूजेज, कवि चुनता है वन ऑफ द 2 रोड्स, 2 जो सड़कें थी ना उनमें से एक सड़क को कवि चुन लेता है। अब इन पंक्तियों में जो बात हो रही है उसके हिसाब से फॉर हिम, उसके लिए बोथ द रोड्स, उसके लिए दोनों की दोनों सड़कें अपीयरिंग प्रतीत हो रही है इक्वली गुड, समान रूप से अच्छी। तो उसको दोनों ही सड़कें जो है समान रूप से अच्छी प्रतीत हो रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी दिखाई दे रही है कहने का मतलब, इसलिए उनमें से वो एक सड़क को चुन लेता है। व्याख्या देखिए, द पोइट, टी कैपिटल आएगा, सेंटेंस का पहला अक्षर हमसे कैपिटल आता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। द पोइट सेज दैट, कभी कहता है कि ही हैज़ 2 रोड्स, उसके पास 2 सड़कें हैं, बिफोर में उसके सामने। आफ्टर मच थॉट, अत्यधिक, मच थॉट का मतलब होता है अत्यधिक विचार, अत्यधिक विचार के बाद ही चूजेज द अदर वन, वो उस वाली को चुनता है, उस अन्य को चुनता है। कौन सी वाली अन्य को चुनता है, विच, जिसे ही फाइंड्स इक्वली गुड, जैसे वो इक्वली गुड माना समान रूप से अच्छी पाता है, वो वाली दोनों में से वो सड़क जिसको वो समान रूप से अच्छी पाता है उसको वो चुनता है। हाउएवर, हालांकि बोथ द रोड्स आर ग्रासी, हालांकि दोनों ही सड़कें घासदार है, एंड अनयूज्ड, और दोनों ही सड़कें जो है अनयूज्ड है, अनयूज का मतलब दोनों ही सड़कों को इस्तेमाल नहीं किया गया, दोनों सड़कों पर चला नहीं गया, दोनों सड़कें घासदार है। ही फाइंड्स दैट बोथ द रोड्स, और वो पाता है कि दोनों ही सड़कें जो है वर वर्न आउट इक्वली, कि दोनों ही सड़कें इक्वली माना समान रूप से, वर्न आउट माना घिसी गई थी, यानी कि दोनों ही सड़कों पर समान रूप से लोगों के द्वारा चला गया था और चल चल के उस सड़क को घिस दिया गया था, जो सड़कें उसको दिखाई दे रही थी उनमें से। अब क्रिटिकल कमेंट क्या होगा इसमें, द पोइट गिव्स द मैसेज, कवि ये संदेश देता है कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब में एस या ई एस लग रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब जो होती है तो ऐसे सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करते समय वो सेंटेंस किसका सेंस देगा, ता है, ती है, ते है का। और याद रखना पोएम जो होती है, पोएम के सारे सेंटेंस मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं, इसलिए सारे पोएम के सेंटेंसेज में आपको वर्ब एकवचनकर्ता के साथ ऐसे ही इस रूप में मिलेगी और बहुवचनकर्ता के साथ आपको बी फर्स्ट मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए आप। कभी कहता है, कभी मैसेज देता है, कभी संदेश देता है कि समटाइम्स, कभी कभी लाइफ प्रेजेंट्स, कभी कभी जीवन प्रस्तुत करता है, सच सिचुएशन, कभी कभी जीवन ऐसी स्थिति, ऐसे हालात पैदा कर देता है, व्हेन ए पर्सन हैज़, जब एक व्यक्ति को हैज़ टू मेक, करना होता है ए डिफ़िकल्ट चॉइस, एक कठिन चुनाव। और कभी कभी
कवि ये संदेश देता है इसके माध्यम से कि कभी कभी जीवन इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की हालत पैदा कर देता है कि एक व्यक्ति को एक कठिन चुनाव करना होता है, जैसा कि यहाँ पर उसको कठिन चुनाव करना पड़ रहा है सड़कों के संदर्भ में। तीसरे स्टैंजा में हम वहाँ पहुँचे हैं। रेफरेंस बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारी पोएम का रेफरेंस सेम है, एक ही है, वही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट पर जाते हैं डायरेक्ट। द पोइट फाइंड्स टू रोड्स, कवि दो सड़कों को पाता है बिफोर हिम, उसके सामने। तो हर एक में प्रसंग वही चल रहा है, सड़कों को चुनाव करने वाला, सड़कों पर चलने वाला। तो कवि जो है अपने सामने दो सड़कों को पाता है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट चूजेज, कवि चुनता है दी अदर रोड। और इन पंक्तियों में कवि कौन से सड़क को चुनता है? अदर रोड, अन्य दूसरी जो सड़क है उसको चुनता है। एंड कीप्स द फर्स्ट वन, और पहली वाली, फर्स्ट वन का मतलब होता है पहली वाली, और पहली वाली सड़क को रखता है फॉर अनदर डे, एक अन्य दिन के लिए। तो कवि के सामने जब दो सड़कें उपस्थित होती है तो उसमें से वो दूसरी वाली सड़क को चुनता है और पहली वाली सड़क को किसी और दिन के लिए रख लेता है चलने के लिए। व्याख्या देखिए, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ही चूजेज द सेकेंड वन, कि वो कौन सी वाली सड़क को चुनता है? दूसरी वाली को। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको पूरी पोएम की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से याद है तो आप उस पोएम के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि कवि ने कौन सी वाली सड़क को चुना, फर्स्ट वन या सेकंड वन? तो उसका उत्तर है सेकंड वन को। तो कवि दूसरी वाली सड़क को चुनता है फॉर हिज ट्रेवल, अपने चलने के लिए, अपनी यात्रा के लिए, ठीक है। हाउएवर, हालांकि बोथ द रोड्स आर इक्वली कवर्ड, हालांकि दोनों ही सड़कें इक्वली माने समान रूप से कवर्ड माने ढकी हुई है विद द लीव्स, पत्तियों से। हालांकि जो दोनों ही सड़कें हैं दोनों ही समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई है, फिर भी, लेकिन ही कीप्स द फर्स्ट रोड, फिर भी वो पहली सड़क को रखता है फॉर अनदर डे, फिर भी वो पहली सड़क को किसी अन्य दिन के लिए रखता है। ही नोज दैट, वो जानता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, कठिन होता है, टू कम बैक, वापस आना, वंस, एक बार, ही मेक्स द चॉइस ऑफ द रोड। हालांकि वो ये भी जानता है कि एक बार ही मेक्स द चॉइस ऑफ द रोड, जब वो सड़कों के चुनाव को कर लेता है, वो ये भी जानता है कि जब वो सड़क के चुनाव को कर लेता है, मेक द चॉइस ऑफ द रोड, जब वो सड़क के चुनाव को कर लेता है एक बार तो वापस आना कठिन होता है, ये भी जानता है। फिर भी उसने क्या, फर्स्ट वन किसी और दिन के लिए रखी और सेकंड वन को चलने के लिए चुना। तो क्रिटिकल कमेंट देखिए क्या है इसका, इस स्टैंजा का। इन लाइफ टू, जीवन में भी एक आदमी को हैज़ टू कीप, रखना पड़ता है, टू हिज चूजन रूट, और जीवन में भी आदमी को क्या करना पड़ता है, अपना चुना हुआ जो मार्ग है वो रखना पड़ता है, यानी कि अपना चुना हुआ जो फैसला होता है उसको लेना होता है। अगला स्टैंजा देखिए, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं इसमें। तो कॉन्टेक्स्ट है इसका, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट चूजेज वन ऑफ द टू रोड्स, इन पंक्तियों में क्या बताया गया कि कभी दो सड़कों में से एक, वन ऑफ द टू रोड्स, दो सड़कों में से एक चुनता है, दैट आर इक्वली गुड, जो दोनों ही समान रूप से कैसी है, अच्छी है, उनमें से एक को चुनता है। ही सेज दैट, वो कहता है कि ही विल बी टेलिंग, वो ये बता रहा होगा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद, दैट, और वो कहता है कि वो ये बहुत लंबे समय बाद ये बता रहा होगा कि ही चूज ए लेस ट्रेवल्ड रोड, कि उसने कैसी सड़क चुनी, लेस ट्रेवल्ड, कम चली गई रोड, कम लोगों को द्वारा यात्रा की गई सड़क उसने चुनी है। तो कई वर्षों बाद में, बहुत लंबे समय बाद में लोगों को ये बता रहा होगा कि उसने दो सड़कों में से वो सड़क चुनी जिस पर कम लोग चले थे। ऐसा प्रसंग इस स्टेंजा में है। आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा का मतलब छंद होता है, अगर आप बहुत देर से सुन रहे हो स्टेंजा इसका अर्थ क्या होता है, छंद होता है इसका अर्थ, है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ही इज़ फुल ऑफ रिग्रेट फॉर हैविंग चूजन ए रोड, कि वह फुल ऑफ रिग्रेट माने पछतावे से भरा हुआ है, यानी बहुत उसको पछतावा हो रहा है, फॉर हैविंग चूजन मान चुनने पर, ए रोड, उसको एक ऐसी सड़क चुनने पर बहुत पछतावा हो रहा है, दैट, जैसे ही कंसिडर, उसने माना था, लेस ट्रेवल्ड बाई, जैसे उसने कैसी माना था, लेस ट्रेवल्ड बाई, कम लोगों के द्वारा चली हुई, लेस ट्रेवल्ड माने कम चली हुई, बाई मान के द्वारा, और किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। तो कवि कहता है कि वो एक ऐसी सड़क चुनने पर पछतावा महसूस करता है जो कम लोगों के द्वारा, जिसको वो मानता था कि वो कम लोगों द्वारा चली गई थी, उस सड़क को चुनने पर उसको पछतावा हो रहा है। ही सेज दैट, वो कहता है कि ही विल बी एक्सप्रेसिंग, वो व्यक्त कर रहा होगा, दिस रिग्रेट, इस पछतावे को, रिग्रेट यानी पछतावा, एक्सप्रेसिंग यानी व्यक्त कर रहा होगा, विल बी यानी होगा, तो वो इस पछतावे को व्यक्त कर रहा होगा, बाई सैडली टेलिंग, दुखी होकर बताते हुए। वो कहता है कि वो दुखी होकर बताते हुए इस पछतावे को व्यक्त कर रहा होगा कि ही मेड ए रॉन्ग चॉइस, कि उसने गलत चुनाव कर लिया था, मेड ए रॉन्ग चॉइस, उसने गलत चुनाव, रॉन्ग चॉइस गलत चुनाव, मेड एन कर लिया था।
ही थिंक्स दैट, उसको लगता है कि परहैप्स ही वुड हैव बीन हैप्पियर, उसको लगता है कि वो शायद, परहैप्स यानी शायद, वुड हैव बीन हैप्पियर माने अधिक खुश होता, इफ़ ही हैड मेड, यदि वो चुन लेता, मेड बंद कर लेता डिफरेंट चॉइस, अलग चुनाव। और उसको ऐसा लगता है कि शायद वो अधिक खुश होता यदि वो एक डिफरेंट चॉइस कर लेता, यदि एक भिन्न चुनाव वो कर लेता। क्रिटिकल कमेंट और देख लीजिए इसका। द पोएट गिव द मैसेज दैट, कवि ये संदेश देता है कि इस स्टेंजा में, ए मैन इज़ नेवर हैप्पी, कि एक आदमी कभी खुश ही नहीं होता है विद हिज चॉइस, अपने चुनाव से, और एक इंसान कभी भी अपने चुनाव से खुश नहीं होता है, एंड इज़ फुल ऑफ रिग्रेट, और वो क्या होता है हमेशा फुल ऑफ रिग्रेट माने क्या है, पछतावे से भरा होता है, यानी उसको पछतावा होता रहता है हमेशा अपने चुनाव पर। ये एक इंसान की मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, अपने चुने हुए फैसले पर पछतावा व्यक्त करना। तो इस प्रकार से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। आज के इस वीडियो में आप सब बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।